नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। कक्षा 9वीं भूगोल। पाठ 4 बाह्य प्रक्रिया भाग 2 के पहले खंड में आज हम चर्चा करेंगे और यह बाह्य प्रक्रिया जो है भूगोल के प्राकृतिक खंड का हिस्सा है, फिजिकल ज्योग्राफी। बाह्य प्रक्रिया भाग 2। पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य हिस्सों में हलचल होती रहती है। यह हलचल जो होती है इसके कारण पृथ्वी के भूपृष्ठ पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। आंतरिक हलचल के अंतर्गत जो हलचल होती है वो मंद गति या तीव्र गति या द्रुत हलचल जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में हमने पिछले पाठों में जानकारी प्राप्त की है। और मंद गति की जो हलचल होती है उसके फलस्वरूप महाद्वीपों की निर्मिति होती है, पर्वतों की निर्मिति होती है। तीव्र गति की हलचल द्वारा या द्रुत हलचल द्वारा भूकंप और ज्वालामुखी की निर्मिति होती है। और जो बाह्य हलचल होती है यानी भूपृष्ठ पर जो हलचल होती है, जो गति होती है, उसके दो मुख्य प्रकार हैं, अपक्षय और क्षरण। अपक्षय 3 तरह के, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। क्षरण, अब इसके बारे में भी बहुत सारे मुद्दे हैं। बर्फ, नदी के पानी, सागर, हवा, भूगर्भीय जल, इन कई घटकों द्वारा पृथ्वी के भूपृष्ठ पर क्षरण की प्रक्रिया चलती रहती है। और अपनी इस पाठ में बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम क्षरण के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अपक्षय और क्षरण दो मुख्य हमने देखा बाह्य प्रक्रिया में। अपक्षय भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय, जिसके बारे में हमने पिछले पाठों में जानकारी प्राप्त की है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में मंद और द्रुत भू हलचलें होती रहती हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की चट्टानों की निर्मिति होती है, किंतु इनका स्वरूप स्थायी नहीं होता। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भी कुछ प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जिनके कारण इन चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होते रहता है। परिवर्तन जो है अपक्षय और अपक्षरण या क्षरण, दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है। चट्टानों के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन मुख्यतया 2 प्रक्रियाओं द्वारा होता है और ये प्रक्रियाएं मुख्यतः संबंधित प्रदेशों की जलवायु पर निर्भर होती हैं। यानी कौन सी प्रक्रिया, अपक्षय की प्रक्रिया और अपक्षरण की प्रक्रिया, यह मुख्य रूप से निर्भर करती है उस प्रदेश की स्थिति कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, वहां के जलवायु कौन सी है, इस तरह पर इन घटकों पर आधारित होते हैं ये परिवर्तन। यह दोनों प्रक्रियाएं पृथ्वी के भूपृष्ठ पर कार्य करती हैं, अतः इन्हें बाह्य प्रक्रियाएं कहते हैं।
खनन या अपक्षरण के कारण मुख्यतः भूपटल का क्षरण होता है। खनन कार्य से बनी जलोढ़ मिट्टी विभिन्न कारकों द्वारा बहाकर ली जाती है और जो विभिन्न कारक या माध्यम, आपके पाठ्यपुस्तक में कारक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कारक का अर्थ है कि जिन माध्यमों के द्वारा ये काम होता है, तो इन माध्यमों की गति मंद होने पर उस जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है। निक्षेपण मतलब होता है जमा करना। ये कारक निक्षेपण के अलावा अपक्षरण और वहन का काम भी करते हैं। यानी जो विभिन्न कारक हैं, जलोढ़ मिट्टी जो है विभिन्न कारकों द्वारा लेकर आई जाती है, तो जो विभिन्न माध्यम हैं, जो विभिन्न कारक हैं, उनकी गति क्या होती है उस पर भी यह सब कुछ निर्भर होता है। यदि उस कारक की गति मंद है, धीमी है, तो जो जलोढ़ मिट्टी है उसका निक्षेपण होगा, उसका जमाव होता है और इसके अलावा वहन का काम भी होता है, अपक्षरण का काम भी होता है। अब ये विभिन्न कारक कौन से हैं, पहले इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो आपको बहुत से मुद्दे अपने आप स्पष्ट होते जाएंगे। पहला है भूजल, समुद्री लहरें, हिमानी या ग्लेशियर, पवन और बहता पानी। ये सब जो है विभिन्न कारक हैं जो इस जलोढ़ मिट्टी को लेकर चलते हैं। यही विभिन्न माध्यम हैं या विभिन्न कारक हैं। अब आप समझ गए कि जलोढ़ मिट्टी किस तरह से या तो आगे लेकर जाई जाती है, बहाई जाती है, या कहीं पर इकट्ठा की जाती है। तो कोई उसको व्यक्ति इकट्ठा नहीं करता, प्रकृति अपने आप अलग अलग माध्यम बन गए हैं और उन माध्यमों द्वारा यह सब प्रक्रिया होते रहती है। सबसे पहले हम इन शब्दों के अर्थ जान लेंगे। जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि हम कोई भी विषय पढ़ें, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है भाषा। हम भूगोल पढ़ें या इतिहास पढ़ें, विज्ञान पढ़ें, गणित पढ़ें या कोई अन्य विषय पढ़ें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उसमें भाषा। यदि हम भाषा जानते हैं, उन शब्दों के अर्थ जानते हैं, तो हमें उस विषय को समझना आसान हो जाता है। अब जैसे इसमें निक्षेपण शब्द आया है, अब देखा जाए तो अपने आप में यह शब्द हम ज्यादा प्रयोग में नहीं लाते हैं। ये हमारी बोलचाल की भाषा का शब्द नहीं है, भौगोलिक शब्दावली है। तो अब इसका अर्थ क्या होगा? यदि हमें इसका अर्थ अच्छी तरह से पता हो, तो हमें इस शब्द को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में समझने में आसानी होती है। तो आइए देखते हैं। निक्षेपण यह एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ होता है कोई चीज चलाना, डालना, छोड़ना या फेंक देना। दूसरा अर्थ होता है बैंक आदि में रुपया जमा करना। कई बार आपने बैंक में हम जाते हैं तो वहाँ जहाँ हिंदी में कई शब्द लिखे होते हैं, तो जहाँ चेक डिपॉजिट किया जाता है या कैश डिपॉजिट हम करते हैं, जमा करते हैं, वहाँ निक्षेपण लिखा होता है। अमानत या धरोहर के रूप में कोई वस्तु किसी के पास रखना। इनफैक्ट हम संक्षेप में देखें तो निक्षेपण का अर्थ यहाँ जो हमारे भूगोल के संदर्भ में आ रहा है, उसका अर्थ है किसी चीज को जमा करना, डिपॉजिशन इंग्लिश में हम कहते हैं। और दूसरा शब्द आया है वहन करना। आसान शब्द है, इसको कई बार हम बोलचाल में उपयोग भी करते हैं इस शब्द का। इसका शब्द अर्थ होता है भार ढोना या निर्वाह करना। और तीसरा एक शब्द आया है अपक्षरण। अपक्षरण का अर्थ होता है मिट्टी आदि का टूट कर गिरना या अलग होना। मिट्टी का कट कर, घिस कर या रिस कर किसी वस्तु आदि के धीरे धीरे क्षीण होने की क्रिया। अपक्षरण एक दिन में नहीं होता कि एक दिन में कोई चीज काट दिया, हमने मिट्टी का ढेला लिया, उसको काट दिया चाकू से, तलवार से या हाथ के भार से तोड़ दिया, तो वो अपक्षरण नहीं होता। अपक्षरण का अर्थ है, मूल अर्थ क्या है कि कट कर, घिस कर या रिस कर किसी वस्तु आदि के धीरे 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 उसको क्षीण होते जाता है, कमजोर होते जाता है, उसे कहते हैं अपक्षरण। तो निक्षेपण जमा करना, वहन करना यानी ढोना, अपक्षरण
किसी वस्तु के धीरे धीरे क्षीण होने की क्रिया। भूरूप बनाने में सहयोगी घटक जल प्रवाह, हवा, सागर, भूजल। विभिन्न प्रकार के जो भूरूप बनते हैं उनको बनाने के लिए कुछ घटकों की आवश्यकता होती है। अपने आप तो कोई भी जमीन के आकार में परिवर्तन नहीं होगा, अंतर नहीं आएगा। तो जल प्रवाह के कारण अनेक प्रकार के भूरूप बनते हैं। हवा के कारण कई प्रकार के भूरूप बनते हैं। सागर और भूजल के कारण भी बहुत सारे भूरूप बनते हैं। तो इन नए नए भूरूपों को बनाने में ये प्रमुख सहयोगी घटक हैं और इनके बारे में हम कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जल प्रवाह पर। जल प्रवाह में मुख्य रूप से नदी, हिमानी या ग्लेशियर, सागरी लहरें, समुद्री लहरें और भूजल, ये हमारे मुख्य घटक हैं जल प्रवाह के। जब जल प्रवाह की बात करते हैं तो उसमें केवल नदी नहीं आती। जल प्रवाह में झरना, नाला, सरोवर या जलाशय, प्रपात, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। नदी तो हम सब जानते ही हैं। और पानी के अलग अलग रूप हैं और हम सब जानते हैं इस बात को कि पानी जो है वो ढलान की दिशा में, जमीन पर जब पानी आता है तो वो ढलान की दिशा में बहता है और स्वयं अपना रास्ता बनाता है। और पानी जब स्वयं अपना रास्ता बनाता है तो पानी के उस प्रवाह को जल प्रवाह हम कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे जल प्रवाह जब इकट्ठा हो जाते हैं तब नदी बन जाती है। जल प्रवाह के छोटे छोटे बहुत सारे रूप हैं। झरना, ऊंचाई से पानी जब जमीन पर गिरता है तो उसे हम झरना कहते हैं। प्रपात, पानी यदि एक छोटे रूप में, संकरे रूप में बहता है तो उसे हम नाला कहते हैं। और ये जब नाला बड़ा हो जाता है, बहुत चौड़ा हो जाता है, तो ये एक नदी का रूप धारण कर लेता है। वैसे बच्चों, एक बात मैं आपसे सभी से स्पष्ट करना चाहूंगी कि नाला शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या स्थिति आती है कि गंदे पानी का नाला। आजकल हम लोग इसी तरह की चीज देखते हैं शहरों में, महानगरों में। तो हमें लगता है कि नाला का मतलब जो है वो गंदे पानी का जो है प्रवाह है, वो उसे हम नाला कहते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। नाला जो होता है, पानी का छोटा जो प्रवाह होता है, उसे हम नाला कहते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि नाला मतलब गंदे पानी का प्रवाह नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं पानी ऊपर से ऊंचाई से गिरता हुआ, इसे हम झरना कहते हैं। जब ये ऊंचाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसे प्रपात भी कहा जाता है इसे। अब ये पानी का बहता हुआ पानी है। अब ये पानी जो है छोटे स्वरूप में बह रहा है, बहुत ज्यादा चौड़ाई इसकी नहीं है। इसे हम कहते हैं नाला भूगोल में। तो अब आपने ये नाला देख लिया है तो आपके जो दिमाग में गंदे पानी वाला नाला था उसको हटा दीजिए अपने मन से। अब नाला का सही अर्थ जानिए। इतना सुंदर लग रहा है ना ये बहता हुआ नाला एकदम। तो हमने अलग अलग प्रकार के जल प्रवाह हम देख रहे हैं। छोटी नदी, इसे सारणी भी कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द के रूप में आप इसको जान सकते हो। और जब ये इस तरह से अनेक नाले मिलते हैं
तो छोटी नदी और अनेक छोटी नदियां मिलकर बड़ी नदी बनती है, जिसमें प्रवाह उसका तेज, पाट चौड़ा, लंबाई उसकी अधिक। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह के जल प्रवाह हम अपने आसपास देखते रहते हैं। महानगरों में ये सारे जल प्रवाह हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन हम पहाड़ी स्थानों पर हम जाएं या मैदानी प्रदेशों में हम जाएं तो उस तरह से हम ये सारे काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब ये जो अलग अलग प्रकार के जो भूरूप बनते हैं उसके लिए जल प्रवाह जिम्मेदार है। तो जल प्रवाह के लिए भी कौन कौन सी चीजें हैं, उस भू प्रदेश की ढलान क्या है, जल प्रवाह के रास्ते में आने वाली चट्टानों के प्रकार क्या हैं, नदी से बहने वाले पानी की मात्रा और गति कितनी है, प्रवाह की लंबाई कितनी है, जलोढ़ मिट्टी की मात्रा कितनी है, इन सारे घटकों पर नदी का खनन, वहन और निक्षेपण कार्य निर्भर करता है। यानी नदी के द्वारा यदि निक्षेपण हो रहा है, नदी के द्वारा यदि वहन का कार्य हो रहा है, तो उसके लिए भी तो कुछ चीजें महत्वपूर्ण है ना। तो यदि उसकी प्रदेश की ढलान कैसी है, नदी के रास्ते में आने वाली आसपास चट्टानें कैसी हैं, ऐसे अनेक घटकों पर नदी का वहन, खनन और निक्षेपण कार्य निर्भर करता है। नदी द्वारा अपक्षरण कैसे होता है, इसकी कार्य प्रणाली को हम समझेंगे। अति ऊंचाई से बहना, यदि नदी बहुत अधिक ऊंचाई से बह रही है तो क्या होगा, जब अधिक ऊंचाई से बहेगी तो नदी का प्रवाह तेज होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पानी जो है ढलान की ओर बहता है। जब बहुत ज्यादा ऊंचाई से पानी बहेगा तो बहुत तेजी से बहेगा। तो इससे क्या, जब पानी बहुत तेजी से बहेगा तो क्या होता है, उसके नदी की सतह का और नदी के किनारों का खनन होता है। नदी का पानी जो है वो इन किनारों को तोड़ते हुए चलता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं, देखो नदी ऊंचाई से बहते हुए आ रही है, कितने तेज गति से आ रही है और किनारों को किस तरह से चौड़ा करती हुई तोड़ते हुए चल रही है। अपने साथ कितने सारे कंकड़, पत्थर, चट्टानें, शिलाखंड को लिए चली आ रही है, क्योंकि ये नदी ऊंचाई से, अति ऊंचाई से बहते हुए आ रही है। ये ऊंचे पहाड़ी स्थलों में, पर्वतीय स्थलों पर इस तरह से हमें नदी का खनन और वहन कार्य दिखाई देता है। आप देख रहे हो कि नदी बहते हुए अपने साथ कितने सारे शिलाखंड भी लिए चली आ रही है। बड़े बड़े पत्थर बह जाते हैं पानी के प्रवाह में। नदी द्वारा अपक्षरण से बने विभिन्न भूरूपों की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है गंभीर खड्ड या कैनियन, वी आकार की घाटी, वी शेप्ड वैली, जलप्रपात या वाटरफॉल्स, डेल्टा प्रदेश और पंखाकृति मैदान या एलुवियल फैन। अब ये अलग अलग नाम हैं, इनके अर्थ क्या हैं, चलिए इनसे हम परिचित होते हैं। विभिन्न प्रकार के जल प्रवाह और उनसे बनने वाले भूरूपों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, चारों तरफ ऊंचे पहाड़ है और बीच में बहती हुई है नदी। इसे हम कहते हैं गंभीर खड्ड या कैनियन। अब ये जो दृश्य है ये कैनियन इन एरिजोना, यूएसए में है, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एरिजोना एक जगह है, वहां का ये कैनियन गंभीर खड्ड। अब इसको देखेंगे कि गंभीर खड्ड का अर्थ क्या होता है। अपेक्षाकृत सकरा किंतु लंबाई में विस्तृत तीव्र पार्श्वों वाला गहरा खड्डा। संकरा होता है, खड्ड मत ये संकरा है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है और इसे हम कहते हैं खड्ड, गंभीर खड्ड। यहां पर भी हम देख रहे हैं गंभीर खड्ड। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कोलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन विश्व का बृहत्तम गंभीर खड्ड है, जिसका
इसकी गहराई कई स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। अब आप देख रहे हो कोलोराडो जो नदी है ये बहुत लंबी नदी है और ये जब पहाड़ों के बीच में से ये नदी बहती है तो ये आप देख रहे हो कि किस तरह से पहाड़ों को काट कर ये बीच में से बह रही है और ये एक सुंदर आकार बन गया है, इतने सुंदर दिखाई दे रही है। तो इसे हम कहते हैं खड्ड, गंभीर खड्ड। और ये कोलोराडो नदी का गंभीर खड्ड जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध खड्ड है ये। देख रहे हैं हम दोनों तरफ पहाड़ हैं, बीच में से बहती हुई नदी और ये नदी जो है इन पहाड़ों को काट कर बहती है। गंभीर खड्ड खड़ी चट्टानों के लंबे स्लैब के बीच बहने वाले पानी के स्रोत द्वारा बनाई गई किसी भी घाटी को कहते हैं। तो गंभीर खड्ड का अर्थ हम समझ गए कि ये चट्टाने, खड़ी चट्टाने हैं, सीधी चट्टाने और लंबे स्लैब के बीच यानी लंबी खूब बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच काफी अधिक दूरी तक लंबाई के बीच बहने वाले पानी के स्रोत द्वारा बनाई गई घाटी, ये है गंभीर खड्ड। और ऐसा नहीं है कि ये गंभीर खड्ड केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, हमारे भारत में भी गंभीर खड्ड है ये। और भारत में कहाँ पर है? भारत में गंडीकोटा आंध्र प्रदेश में पेनर नदी पर स्थित है और इसे हम भारत के ग्रैंड कैनियन के रूप में जानते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे हमने ग्रैंड कैनियन देखा अभी इसके पहले कोलोराडो नदी का या एरिजोना वाला, उसी तरह से ये भी है। और ये दोनों तरफ सीधी खड़ी चट्टाने और इनके बीच ये बहती हुई पेन्नर नदी। तो ये जो क्षेत्र बनता है इसे हम कहते हैं गंभीर खड्ड। नदी के सर्पाकार मोड़ आप देख रहे हो, ये नदी किस तरह से मुड़ती हुई जा रही है। आपको दूर से देखने में लग रहा होगा कि कहीं सड़क तो नहीं बनी हुई है, लेकिन ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बहुत ही प्रसिद्ध, दुनिया की बड़ी नदियों में से एक अमेज़न नदी है और किस तरह से इसमें अनेक मोड़ आए हुए हैं। तो इस तरह से नदी के सर्पाकार मोड़ जो हैं इनके द्वारा भी अलग अलग प्रकार की भूरूपों की निर्मित होती है। मंद ढलानों के कारण नदी की गति कम हो जाती है। जब तीव्र ढलान होती है तो नदी की गति तेज होती है, किंतु यदि ढलान मंद है यानी ढलान बहुत ही कम है तो नदी की गति भी कम हो जाती है और नदी की वहन क्षमता कम होने के कारण वह और धीरे गति से बहने लगती है। ये भी उसी अमेज़न नदी का दृश्य हम देख रहे हैं, एरियल व्यू है ये। नदी के सर्पाकार मोड़। ये एक सुंदर हमें आकृति दिखाई दे रही है नीचे, आपने देखा एक पंखे के आकार में बनी हुई। आप लोगों ने कभी हस्तकला में आपने कागज के पंखे बनाए होंगे, फैन, तो आपको कुछ तो कुछ उसी तरह की आकृति ये दिखाई दे रही है। लेकिन ये हस्तकला नहीं है, ये प्रकृति की कला है। ये प्रकृति अपने आप इस तरह के पंखे बनाती है। नदी पर्वतीय प्रदेश से कम ढलान वाले प्रदेश की ओर जब बहती है, अब देख रहे हो कि ये नदी पहाड़ों की तरफ से बहती हुई चली आ रही है। ये पहाड़ों से अब ये ढलान से आ रही है, अब यहाँ पे ढलान धीरे धीरे कम हो रही है। अब कम ढलान वाले क्षेत्र में नदी आ गई तो क्या हुआ, ढलान में बदलाव के कारण इस स्थान पर नदी में जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है। नदी जो मिट्टी अपने द्वारा बहा कर लाती है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, कांप की मिट्टी। तो इस जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है। अब निक्षेपण का अर्थ हमने जाना था, मतलब जमा हो जाती है मिट्टी, क्योंकि अब ढलान यहाँ पे मंद है तो नदी का प्रवाह भी यहाँ पे आते आते थोड़ा मंद हो जाता है और इस कारण जो जलोढ़ मिट्टी है उसका निक्षेपण हो जाता है। अब ये मिट्टी यहाँ जमा हो जाती है, यहाँ ठहर जाती है और पानी आगे बह जाता है, आगे निकल जाता है। तो इस प्रकार जो ये क्षेत्र बनता है, त्रिभुजाकार क्षेत्र में होने वाले इस निक्षेपण से पंखाकृति मैदान तैयार होते हैं। तो ये जो मैदान बनते हैं इस तरह के, इन्हें हम पंखाकृति मैदान कहते हैं, क्योंकि ये पंख की आकृति में हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह हम यहाँ भी देख रहे हैं, ये नदी है पहाड़ों के ढलान से उतर रही है।
अब यहाँ ऊंचाई पे है तो इसका प्रवाह तेज है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आती है इसका प्रवाह कम होते जाता है और इसकी जो जलोढ़ मिट्टी है, नदियों द्वारा बहाकर जो लाई गई मिट्टी है, वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और नदी का पानी आगे निकलकर अपने आप एक अलग प्रवाह का रूप धारण कर लेता है। तो ये जो क्षेत्र बन रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुजाकार जो क्षेत्र बन रहा है, इसे हम कहते हैं पंखाकृति मैदान। तो इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में बने हुए पंखाकृति मैदान। हमने पंखाकृति मैदान बनने की प्रक्रिया देखी। आओ इसे हम समझते हैं एक चित्र के द्वारा। नदी तीव्र ढलान से बहती हुई मंद ढलान की ओर आ रही है। अब जब मंद ढलान की ओर नदी आती है तो नदी का प्रवाह कम हो जाता है, उसकी गति कम हो जाती है। तो इस क्षेत्र में नदी लंबे रास्तों पर अपने द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो है यहाँ छोड़ देती है। यहाँ छोड़ देती है मतलब मिट्टी यहाँ पर जमा हो जाती है। नदी का पानी कहता है कि मिट्टी मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक का था, अब तुम यहाँ रुको और मैं आगे चल रहा हूँ। तो नदी का पानी आगे बह जाता है और नदी के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर जमा हो जाती है। और इस मिट्टी के जमा होने से हम देख रहे हैं कि एक विशेष प्रकार का आकार बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में, है ना, एक पंखे का आकार। तो ये पंखे का आकार जो बनता है इसे हम कहते हैं पंखाकृति मैदान या एलुवियल प्लेन या पंखाकृति मैदान। तो इस तरह से ये पंखाकृति मैदान तैयार होते हैं। दूसरा है वी आकार की घाटी या वी शेप्ड वैली। वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के वी अक्षर के आधार पर किया गया है। सर्वप्रथम नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को गहरा करती है। इससे तंग व सकरी वी आकृति की घाटी विकसित होती है। वी शेप्ड वैली आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वी आकार की घाटी है। नदी जो है यहाँ तेज प्रवाह से बहती है और नदी अपने प्रवाह के द्वारा अपने नीचे जो तल है उसे काटती रहती है, गहरा करती रहती है। तो जहाँ पे वी शेप वैली हम देखेंगे वहाँ नदी का जो गहराई है वो अधिक होती है। ये हमने देखा वी आकार के घाटी, वी शेप वैली, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर। तो आओ देखें नदी की उद्गम यात्रा। हम देखें नदी की यात्रा कैसी होती है। हम यहाँ देख रहे हैं ये है पहाड़ों के बीच नदी का उद्गम स्थान। उसके बाद हम देखते हैं नदी आगे चलती है उसमें, तो उसमें अन्य कई छोटी मोटी नदियाँ मिलती रहती हैं, सहायक नदियाँ मिलती हैं। और जब नदी आगे चलती है तो उसमें कई नदी जो है जब आगे चलने पर कई बार उसके बहुत छोटी छोटी धाराओं में बंट जाती है, तो उसे हम वितरिका भी कहते हैं। जिसका वितरण हो गया वो वितरिका। वितरण हो गया मतलब जो बंट गई, है ना। वितरण मतलब होता है बांटना। जब नदी अलग अलग प्रवाहों में बंट जाती है तो उसे कहते हैं वितरिका। ये नदी का उद्गम स्थल, ये अन्य सहायक नदियां आके उसमें मिल रही हैं। ये नदी यहाँ पर अनेक अलग धाराओं में बंट गई जिसे हम वितरिका कहते हैं। ये बाढ़ के मैदान, यहाँ हम देख रहे हैं एक नदी में अनेक छोटी मोटी धाराएं आकर मिल रही हैं, इसे हम संगम स्थान कहते हैं। और जब नदी अंत में आकर सागर में मिल जाती है, तो जहाँ नदी आकर सागर में मिलती है उसे हम कहते हैं नदी का मुहाना। जहाँ से नदी निकलती है उसे कहते हैं नदी का उद्गम, और जहाँ नदी सागर में मिलती है उसे कहते हैं मुहाना। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आया। तो इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार-बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए घटक के साथ।
तब तक आपने यह वीडियो देखा, सुना और समझा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपके सुझावों की और आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।